हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर इकोसिस्टम क्लास 12th। चैप्टर इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट नंबर 5 का। एंड इकोसिस्टम चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता था किसी टाइम पे, बट सीबीएसई ने आपके करिकुलम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की और इस चैप्टर के मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कट हैं। कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, हमें इस सेशन के लिए सिर्फ वही टॉपिक्स करने हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिटेल में समझेंगे। आप नोटबुक एंड पेन अपने पास रखेंगे, साथ साथ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे और इस वीडियो के एंड तक आपका ये चैप्टर फुल फ्लैश कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। सो चैप्टर का नेम है इकोसिस्टम। सबसे पहले हमें इकोसिस्टम वर्ड को डिटेल में समझना है। इकोसिस्टम मीन्स अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर। हमारी अर्थ भी एक इकोसिस्टम ही है जहाँ पे बहुत सारे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर बेटा एक पैराग्राफ दे रखा है, एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप पेन डाउन करेंगे। वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ ऑल्सो विद द सराउंडिंग। सराउंडिंग से और अपने आप से भी क्या करते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं। फिर वो कह रहा है कि ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। एक छोटा पौंड हो सकता है, एक बड़ा जंगल हो सकता है, एक ओशियन हो सकता है। ये इकोसिस्टम के कुछ एग्जाम्पल हैं। पानी में है तो एक्वेटिक है, जमीन पे है तो टेरेस्ट्रियल है, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सब एग्जाम्पल दे रखे हैं। पौंड, वेटलैंड, रिवर। आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम एक बहुत छोटा इंटेस्टाइन जितना छोटा भी हो सकता है और एक ओशियन जितना बड़ा भी हो सकता है। इकोसिस्टम बनाने के लिए बेटा ह्यूमन बींग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा। जैसे एक्वेरियम है, क्रॉप फील्ड है, किसान खेत में फसल लगा रहा है तो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जनरेट कर रहा है। ओशियन बेटा आज भी हैं, बहुत साल बाद भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। बड़े बड़े जंगल हैं, ग्रास लैंड है, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। फिर वो निचले पैराग्राफ में बता रहा है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इनपुट, प्रोडक्टिविटी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी लॉसेस, ये सब हम धीरे धीरे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बट आपको बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोसिस्टम के डेफिनेशन पे 1 मार्क का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और इकोसिस्टम के एग्जाम्पल पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा, मैन मेड कौन सा, टेम्परेरी कौन सा, परमानेंट कौन सा है। नेक्स्ट यहाँ पे बेटा इकोसिस्टम के बारे में जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको जस्ट आप रीड करोगे, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। क्वेश्चन आने के चांसेस है बेटा लास्ट पैराग्राफ में से स्ट्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन पूछी जाती है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज अमंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। अब ये डेफिनेशन तो आपने रखनी है, बट इसका मतलब क्या है कि अगर एक इकोसिस्टम के अंदर बेटा डिफरेंट लेयर्स हमें मिल रही है। आप इमेजिन करो आप एक हेलीकॉप्टर में और आप हेलीकॉप्टर से किसी फॉरेस्ट को विजुलाइज कर रहे हो, तो आपको फॉरेस्ट में हाइट से सिर्फ बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे। आप थोड़ा नीचे उतरोगे तो बड़े पेड़ के बाद छोटे पेड़ आएंगे, थोड़े और नीचे उतरोगे तो सबसे छोटे प्लांट्स आ जाएंगे, और नीचे जाओगे तो एल्गी आ जाएगी। तो मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुई डिफरेंट स्पीशीज की किसी इकोसिस्टम में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अच्छे से समझेंगे। ओशियन में भी स्ट्रेटिफिकेशन होती है बेटा, सबसे लोअर लेवल, फिर अपर लेवल, फिर उससे अपर लेवल, फिर सबसे ऊपर। कुछ फिशेज सबसे ऊपर मिलती हैं, कुछ बॉटम पे मिलती हैं, कुछ मिडल में मिलती हैं। तो इकोसिस्टम के अंदर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज को बोला जाता है स्ट्रेटिफिकेशन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन एज अ यूनिट व्हेन यू कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। अब ये प्रोडक्टिविटी क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है, एनर्जी फ्लो क्या है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है। देखो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कट हो चुकी है आपके सिलेबस में से। अब बेसिकली वो क्या बताना चाह रहा है बेटा इसमें, इट इज अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट एंड रेदर सिंपल एग्जांपल देन एक्सप्लेन इवन द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। जनरल आप पढ़ोगे। अ पोंड इज अ शैलो वाटर बॉडी इन विच ऑल ऑफ द अबव मेंशन बेसिक कंपोनेंट एग्जिबिटेड। वो कह रहा है एक पोंड का एग्जांपल लेके समझते हैं कि सारे के सारे फैक्टर वहां पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे उसने लिख रखा है फर्स्ट पैराग्राफ में, देखो एबायोटिक कंपोनेंट क्या क्या है। वाटर एबायोटिक कंपोनेंट है, उसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉइल प्रेजेंट है, वो है। सोलर इनपुट है, सूरज की रोशनी वहां पे पड़ रही है तो वो भी एबायोटिक फैक्टर है। बायोटिक फैक्टर्स क्या क्या लिख रखे हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी, फ्लोटिंग सबमर्ज प्लांट्स, फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म। तो उसने बता रखा है कि अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ पोंड की भी, तो वो भी एक इकोसिस्टम क्या है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आप एक पोंड के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को अलग अलग करके लिखें। पता ना, बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग।
कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑटोट्रोप। बेटा फोटोसिंथेसिस की बात की गई है कि प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रोप बाय हिट्रोट्रोप, हिट्रोट्रोप जैसे डियर है वो क्या करते हैं, प्लांट को ईट करते हैं, फिर उनकी डेथ होती है तो वो डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन होती है, जमीन में वापस चले जाते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता जाता है। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द हायर ट्रॉपिक लेवल एंड इट इज डिसिपेटेड एंड लॉस एट अ हीट टू द एनवायरनमेंट। ये असर्शन रीजनिंग आता है, किस फॉर्म में लॉस होगा, हीट की फॉर्म में। आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पे प्रोडक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कंफर्म 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ये टिक कर लेना अपने पास 2 या 3 मार्क्स का। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी चीज प्रोड्यूस होना। आपको पता है बेटा जंगल में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे जानवर हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कुछ प्रोड्यूस करते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम बाय द प्लांट इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। देखो बेटा प्रोडक्टिविटी ना 2 टाइप की होगी, प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी प्राइमरी, मतलब ऑटोट्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी प्राइमरी, और हिट्रोट्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है, प्रोडक्टिविटी होता क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, ये प्रोडक्टिविटी है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जैसे फिजिक्स में करते हैं ना, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखो आप, इसकी यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट ग्राम मीटर -2, एनर्जी किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, तो किलो कैलोरी अपॉन मीटर स्क्वायर लिख लो, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। इसकी यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखोगे तो GM -2 YR ER -1 लिख रखी है, ये लिख लिख के 2 बार देख लेना। अब बेटा वो क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनो। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी है, प्लांट्स की, प्रोड्यूसर्स की होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये होती है ग्रोस, ग्रोस मतलब लमसम। इसमें से बेटा कुछ प्रोडक्टिविटी यूज करते हैं प्लांट्स, किसके लिए, अपने रेस्पिरेशन के लिए। जब हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी लॉसेस माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आती है। देखो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ओनली, उसमें से कुछ हिस्सा जाएगा रेस्पिरेटरी लॉसेस में, जैसे ही कुछ हिस्सा रेस्पिरेटरी लॉसेस में यूज हो जाएगा तो एग्जैक्ट जो हमारे पास प्रोडक्टिविटी आएगी दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इक्वेशन बनेगी GPP -R इज इक्वल टू NPP। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस। क्लियर। अब जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है जो बची है रेस्पिरेटरी लॉस घटा के, वो नेट अवेलेबल होगी किसके लिए, कंजप्शन टू हिट्रोट्रोप। जो डियर आएगा खाने के लिए घास, उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलेगी। अब बेटा डियर ने वो घास कंज्यूम की, डियर ने जो प्रोडक्टिविटी क्रिएट की दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। शुरू में ही बताया था प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी प्राइमरी है और हिट्रोट्रोप्स की प्रोडक्टिविटी क्या है, कंज्यूमर्स की प्रोडक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड। बेटा देखो सिंपल सी बात है, प्रोडक्टिविटी का मतलब एक देसी भाषा में समझे तो आपने 1 साल पहले एक पेड़ लगाया, 1 साल के बाद उसमें कितना बायोमास जनरेट हुआ, उसकी कितनी हाइट इंक्रीज हुई, वो कितना घना हुआ, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर। आपने एक एनिमल को देखा 1 साल पहले, 1 साल के अंदर उसका वेट, बॉडी वेट, बायोमास कितना इंक्रीज हुआ, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बट एग्जाम में आपको परफेक्ट डेफिनेशन लिखनी है। वो कह रहा है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ना बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे न्यूट्रिएंट कितने हैं, सॉइल कितनी फर्टाइल है, इन सारे फैक्टर पे ये डिपेंडेंट होती है। फिर उसके बाद लिख रखा है, कुछ डेटा दे रखा है, वो डेटा आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है बट लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। वो कह रहा है ओशियन की प्रोडक्टिविटी हमेशा लो होगी टेरेस्ट्रियल सिस्टम से, क्यों, पानी में प्रोडक्टिविटी कम क्यों होगी। बेटा कुछ फैक्टर्स मैंने लिखे हैं, ध्यान से देखना। ओशियन के अंदर सनलाइट पेनिट्रेशन बहुत डिफिकल्ट होती है बेटा। ओशियन में बहुत डीप में जब जाते हो तो अंधेरा होता है, आपको पता है। ओशियन में सिर्फ अपर लेवल तक ही सूरज की रोशनी होती है। धीरे धीरे ओशियन के अंदर स्कूबा डाइवर्स ने भी एक्सपीरियंस किया होता है, समुंदर के नीचे अंधेरा है क्योंकि सनलाइट नहीं जाती। अब सनलाइट नहीं जाएगी तो प्रोडक्टिविटी कम, मिनरल्स भी कम होते हैं बेटा। सॉइल में जो ओशियन की सॉइल होती है वो टेरेस्ट्रियल, जमीन में जो सॉइल है उससे अलग है, तो वहां पे मिनरल्स का भी अलग है रोल। तीसरा क्या, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे बेटा प्लैंक्टन्स ही तो हैं वहां पे, ग्रीन प्लांट, बड़े बड़े पेड़ थोड़ी ना जो प्रोडक्टिविटी कर पाए। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पेन डाउन कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डीकॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें बेटा, डीकॉम्पोजिशन में पहली लाइन लिखी है, अर्थवॉर्म इज अ फार्मर फ्रेंड। अर्थवॉर्म फार्मर फ्रेंड क्यों है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल में कन्वर्ट करेगा, सॉइल को लूज करेगा, सॉइल को फर्टाइल बनाएगा। क्लियर। इसमें बेटा डीकॉम्पोजिशन की
डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना, उल्टा भी पूछ सकते हैं असर्शन रीजनिंग में, आपको याद रखना है ऑर्गेनिक इनटू इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना। क्लियर। और जो हमारे पास बेटा डेड प्लांट्स, लीव्स, बार्क, फ्लावर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डेट्रिटस बोलते हैं। और डेट्रिटस बनाने के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको बोलते हैं डेट्रीवोर्स। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, इट कैन ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉल पार्टिकल। अब ये बेटा फ्रेगमेंटेशन का पूरा प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन साइकिल जिसको हम बोलते हैं, एनसीईआरटी के लिए बना हुआ है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, तो आपके इसके हर पार्ट की डेफिनेशन को वीडियो पॉज करके पहले लिखेंगे। डेट्रीवोर्स का फंक्शन तो हमें पता चल गया, फ्रेगमेंटेशन करते हैं। लीचिंग क्या होता है? जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं वो सॉइल में चले जाएं, मतलब जो वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगी, दैट इज कॉल्ड लीचिंग। क्लियर। फिर उसके बाद फर्दर उसकी डिग्रेडेशन होगी फंगल और बैक्टीरिया से, दैट इज कैटाबोलिज्म। फिर उसमें से ह्यूमस बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन। तो हमारे ये प्रोसेस बहुत क्लियर होने चाहिए। फ्रेगमेंटेशन है, लीचिंग है, कैटाबोलिज्म है, ह्यूमिफिकेशन है, और इन्हीं सारे प्रोसेस से मिलके एक साइकिल बनता है बेटा जिसको बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन साइकिल। अभी हमने क्या पढ़ा बेटा? अर्थवॉर्म फार्मर फ्रेंड है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को इन और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, सॉइल को लूज करता है, फर्टाइल बनाता है, और ये पूरा का पूरा डीकॉम्पोजिशन साइकिल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक ट्री था, ट्री से बेटा एक लीफ गिरा, लीफ जैसे ही गिरा तो कुछ इंसेक्ट आगे, कैटरपिलर वगैरह ने उस इंसेक्ट को कैटरपिलर वगैरह ने उस लीफ को थोड़ा थोड़ा ईट अप कर लिया। सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू सॉइल बाय द केमिकल एक्शन। क्लियर। सेकेंड स्टेप क्या हुआ? लीचिंग हुई, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिए सॉइल ने, लीचिंग का प्रोसेस हुआ, और लीचिंग के प्रोसेस से कुछ मॉलिक्यूल चले गए केमिकल एक्शन के थ्रू सॉइल में। फर्स्ट पॉइंट, लीफ गिरा, लीफ को किसने खाया? कैटरपिलर ने, इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट के खाने के बाद कुछ न्यूट्रिएंट चले गए केमिकल एक्शन से सॉइल में। जैसे बेटा ये सॉइल में गए, अब सॉइल होगी ऑर्गेनिक रिच सॉइल, और ऑर्गेनिक रिच सॉइल होने के बाद कुछ मटेरियल जो था वो कंज्यूम किया डिकम्पोजर्स ने। यहाँ से 2 एरोज निकल रहे हैं बेटा, एक एरो जाएगा ऑर्गेनिक रिच सॉइल की तरफ, एक जाएगा फंगस की तरफ। फंगस और बैक्टीरिया ने उसको करके लिटर बनाया, फिर उसको अर्थवॉर्म ने डिकम्पोज किया, अर्थवॉर्म ने ऑर्गेनिक रिच सॉइल को और ज़्यादा जनरेट किया। तो अब उस पेड़ के आसपास जो सॉइल है बेटा वो ऑर्गेनिक रिच है, और ये सॉइल और प्लांट्स को सपोर्ट करेगी, और प्लांट और लीव्स बनाएंगे, और लीव्स फर्दर डिकम्पोज होंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा बेटा। सो दिस डिकम्पोजिशन साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बेटा एक इंपॉर्टेंट बात है लास्ट पैराग्राफ में, उस पर अभी हम आएंगे। पहले ह्यूमस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस। नोट कर लेना बेटा, पेपर में क्वेश्चन आएगा। दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगो डिकम्पोजिशन इन अ स्लो रेट। बहुत स्लो डिकम्पोज करता है, डार्क कलर का अमोर्फस सब्सटेंस है। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलोइडल है नेचर में, और न्यूट्रिएंट का रिजर्वियर भी है। क्लियर। इसके बाद मिनरलाइजेशन की जो डेफिनेशन है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। क्लियर। अब एक लास्ट पैराग्राफ में मैंने पहले ही इंपॉर्टेंट लिख रखा है बेटा, यहाँ पे ना कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं। इस पैराग्राफ को आप वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को 2 बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ फैक्टर समझ में आएंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जो डिकम्पोजिशन रेट को फास्ट या स्लो करते हैं। इन्होंने लिख रखा है डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, एंड क्विकर इफ डेट्रिटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। मतलब जो डेट्रिटस है ना, आपके पास जो खाद जैसा सब्सटेंस है उसमें क्या प्रेजेंट है? लिग्निन, काइटिन है, तो बड़े हार्ड होते हैं बेटा बेचारे, वो डिकम्पोज ही नहीं होते, तो स्लो होगा ये प्रोसेस। बट अगर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है, शुगर है, नाइट्रोजन है, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? फास्ट होगा। और इन्वायरमेंट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये पूरा पैराग्राफ पेन डाउन करोगे, 2 बार रीड करना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है फैक्टर से। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी फ्लो में सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या है? जितनी सनलाइट पड़ रही है उसका 50% से भी कम है, और प्लांट उस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का भी 2 to 10% ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्लियर। अब लास्ट लाइन में लिख रखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बात कही गई है? आपने बेटा केमिस्ट्री फिजिक्स में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि नेट एनर्जी, फर्स्ट लॉ जो बोलता है नेट एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ पे भी वही हो रहा है। अब आप कह रहे हो नेट एनर्जी कांस्टेंट कैसे बेटा? एक ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी दूसरे में गई, दूसरे से तीसरे में गई, बची हुई एनर्जी इन्वायरमेंट में गई, इन्वायरमेंट से वापस
सर्कुलेट होगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ये जस्टिफाई कर रहा है। तो आपको बेसिक डेफिनेशन फर्स्ट लॉ की भी पता होनी चाहिए, दैट द नेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। और ये जो एनर्जी फ्लो हो रही है हमारे इकोसिस्टम में, ये फर्स्ट लॉ को भी फॉलो कर रही है और ये सेकंड लॉ को भी फॉलो कर रही है। अब ये सेकंड लॉ को कैसे फॉलो कर रही है? सेकंड लॉ बेटा हीट से रिलेटेड होता है कि हायर टू लोअर हमेशा एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो यहां भी तो वही हो रहा है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन से एनर्जी लोअर ट्रॉपिक लेवल, सन से एनर्जी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में गई, फिर सेकंड में, थर्ड में। सो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ फ्लो हो रहा है अकॉर्डिंग टू द 10% लो। उस पर भी अभी हम आएंगे। क्या लाइन लिख रखी है? कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर। ये लाइन एक बार पढ़ लेना। ग्रीन प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर हैं। टेरेस्ट्रियल के अंदर बेटा वुडी प्लांट्स हो सकते हैं, हर्बेशियस प्लांट हो सकते हैं, जबकि एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, एक्वेटिक, ये पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं चीफ प्रोड्यूसर कौन है बेटा? फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी ओशियन में, और वुडी प्लांट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। डन। अब वो सारा पैराग्राफ बेटा वही दे रखा जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक एनिमल दूसरे को खाता है, वो एक फूड चेन बनाता है। द चेन और द वेब इज फॉर्म बिकॉज ऑन द इंटरडिपेंडेंसी। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन इट फॉर एवर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यही तो है बेटा सेकंड लो। सेकंड लो यही तो है कि एनर्जी एक के अंदर ट्रैप नहीं होगी, हायर टू लोअर उसको ट्रांसफर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोई एनिमल अपने अंदर एनर्जी ट्रैप करके रख ले, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? वो कह रहा है कंज्यूमर्स जो है वो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं, तो लोअर कंज्यूमर्स को हायर कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, और ऐसे ऐसे करते करते बेटा एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल। और एनर्जी का सिर्फ 10% हिस्सा ही ट्रांसफर होता है, 90% पोर्शन विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एट 10% लो। अकॉर्डिंग टू 10% लो, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल। क्लियर? तो ये पूरा पैराग्राफ जस्ट एक बार आप रीड करोगे, 10th क्लास के बेसिस पे ही है। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मिस कर दी, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन। डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द डेट्रिटस फूड चेन और फूड वेब। देखो डेट्रिटस क्या होता है? जो गले सड़े मटेरियल पे फीड करे। वो कह रहा अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी फूड चेन में, तो उस पर कौन एक्शन करने लग जाएंगे? बैक्टीरिया, फंगस, डेट्रिटस, और वहां से एक नई फूड चेन की शुरुआत होगी। बहुत सिंपल सी क्लासिक फूड चेन का एग्जाम्पल दे रखा है, ग्रास, गोट, मैन। ग्रास एक प्रोड्यूसर है बेटा, ये खाना बनाएगा फोटोसिंथेसिस से। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो सबसे पहले कंज्यूम कर रहा है गोट है, जो उसके बाद कंज्यूम कर रहा है वो ह्यूमन बीइंग है। तो ये एक सिंपल फूड चेन है विच इज जीएफसी। नाउ व्हाट इज जीएफसी? ग्रेजिंग फूड चेन। ऐसी फूड चेन जो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है बेटा, उसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। आगे आएगा डेट्रिटस फूड चेन, जो गले सड़े सामान से डेट्रिटस से शुरू होती है बेटा, उसको बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। तो दो टाइप की फूड चेन हमने याद रखनी है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन। 10th में तो आपने पढ़ा था एक्वेटिक फूड चेन और टेरेस्ट्रियल, वो भी होती है, बट ग्रेजिंग और डेट्रिटस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो द डेट्रिटस फूड चेन बिगिन विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर, अंडरलाइन कर लोगे। इट इज मेड अप ऑफ डीकम्पोजर्स विच आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, फंजाई एंड बैक्टीरिया। क्लियर? इनको सेप्रोट्रॉप भी बोलते हैं, डीकम्पोजर्स भी बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से डेड और वेस्ट मटेरियल डीकम्पोज हो जाए। आपने 10th में भी पढ़ा था, वी मस्ट बी थैंकफुल टू द डीकम्पोजर्स, क्योंकि ये क्लीनिंग एक्शन करते हैं। अर्थ पे सर्वाइवल पॉसिबल ना हो अगर डीकम्पोजर्स प्रेजेंट ना हो। तो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं सिंपल में। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दो टाइप की हमारे पास बेटा फूड चेन हमें याद रखनी है, डेट्रिटस फूड चेन एंड ग्रेजिंग फूड चेन। अगर कोई फूड चेन ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो रही है तो वो ग्रेजिंग है, अगर कोई गले सड़े मटेरियल से स्टार्ट हो रही है तो वो डेट्रिटस फूड चेन है। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद बेटा यहाँ पे एक लास्ट लाइन लिख रखी है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एंजाइम्स। पेपर में एक क्वेश्चन आ रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि डीकम्पोजर्स के पास ऐसा क्या है कि वो डीकम्पोज कर सकते हैं? दे हैव सर्टेन हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम। क्लियर? अब दो टाइप की फूड चेन ये होगी, एक एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल के एग्जाम्पल आपको कर लेने हैं। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन वाला एक्वेटिक का एग्जाम्पल है। क्लियर? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फर्स्ट लाइन एनसीईआरटी की, टिक कर लोगे, अपने पास लिख लोगे। जीएफसी इज द मेजर कॉन्डिएंट फॉर द एनर्जी फ्लो। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, विच फूड चेन इज द मेजर कॉन्डिएंट ऑफ द एनर्जी फ्लो? ग्रेजिंग फूड चेन। एज अगेंस्ट दिस एक्वेटिक में ग्रेजिंग है बेटा, टेरेस्ट्रियल के अंदर मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू द डेट्रिटस फूड चेन देन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उल्टा लगेगा इसका आंसर।
पानी के अंदर ग्रेजिंग फूड चेन ही करता धरता है। ग्रेजिंग मतलब जो ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स पानी के अंदर कौन है, फाइटोप्लैंक्टन। बट जमीन के अंदर आपको जान के हैरानी होगी बेटा, डेट्रिटस फूड चेन ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ज़्यादा एनर्जी फ्लो करती है डेट्रिटस फूड चेन से, ये याद रखना है। डेट्रिटस फूड चेन में भी कनेक्टेड टू द ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म एट डीएफसी आर द प्रे टू द जीएफसी। अब ये क्या मतलब है, इस लाइन का ध्यान से सुनेंगे। प्रे का मतलब क्या होता है, शिकार। कुछ ऑर्गेनिज्म डीएफसी के प्रे हैं जीएफसी एनिमल के। डेट्रिटस फूड चेन के कुछ ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर लिए जाते हैं ग्रेजिंग फूड चेन के एनिमल्स द्वारा। जैसे बेटा मान लो कोई डी का अर्थवॉर्म है, अब अर्थवॉर्म किसका पार्ट है, डेट्रिटस का, बट उसको ग्रेजिंग फूड चेन का भी स्पैरो भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं, कोई बर्ड भी कंज्यूम कर सकता है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। एंड द इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड एज फूड वेब। वो कह रहा है हाउ वुड यू क्लासीफाई ह्यूमन बींग। बेटा ह्यूमन बींग तो एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल एक्वायर कर सकता है। वो कभी हर्बीवोर बन जाता है ना, वेजिटेरियन है तो कभी वो ओमनीवोर बन जाता है। क्लियर। कभी वो कार्निवोर भी बन जाता है। कुछ टिपिकल कम्युनिटीज़ हैं इंडिया या वर्ल्ड के अंदर जो टिपिकल कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लियर। तो वो एक से ज़्यादा फूड चेन एक्वायर करता है। ट्रॉपिक लेवल की डेफिनेशन आ सकती है, द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल, ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन इज ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे बेटा एक ट्रॉपिक लेवल का एक डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट बना रखा है। प्रोड्यूसर को खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। क्लियर। फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रास ट्रीज, फाइटोप्लैंक्टन ओशियन में, ग्रास और ट्री टेरेस्ट्रियल में। फिर जू प्लैंक्टन ओशियन में, ग्रास होपर और काउ टेरेस्ट्रियल में, जमीन पे। बर्ड, फिशेज, वुल्फ। बर्ड हमारे पास हो जाएगी टेरेस्ट्रियल, वुल्फ भी टेरेस्ट्रियल, बट फिशेज एक्वेटिक में। लास्ट में मैन और लोयन लिख रखा है, तो वो हमारे पास दोनों में हो सकते हैं। तो फूड चेन आपको बनानी आनी चाहिए। अगर आपके पास एनर्जी फ्लो पूछे तो आप ऐसे बॉक्सेस से फ्लो डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्या दे रखी है, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट द एनर्जी डिक्रीजेज। ये मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ बेटा, हायर से लोअर में जब जाएंगे तो एनर्जी डिक्रीज होगी। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाई इट इज कन्वर्टेड टू द डेट्रिटस और डेड बायोमास, जो डिकम्पोजर्स के लिए एनर्जी सोर्स है। क्लियर। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड्स ऑन दोज ऑफ द लोअर ऑर्गेनिज्म फॉर द एनर्जी डिमांड्स। बिल्कुल सही है बेटा, हायर ट्रॉपिक लेवल वाले लोअर पे डिपेंड करते हैं और 10% लो के अकॉर्डिंग एनर्जी ट्रांसफर करती है। एक डेफिनेशन है बेटा स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप की, ध्यान से सुनना। ईच ट्रॉपिक लेवल हैव अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल। देखो स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट, स्टेट एक नॉन लिविंग मटेरियल है, क्रॉप एक लिविंग मटेरियल। अब एक लास्ट लाइन देखो, वो कह रहा है ड्राई वेट का मेजरमेंट, ध्यान से सुनना, ड्राई वेट का जो मेजरमेंट है बेटा वही लेना चाहिए, हमें वेट वेट नहीं ले सकते जब हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी बायोमास को। देखो बेटा वेट वेट अगर हम किसी का लेते हैं, ड्राई वेट का मतलब क्या, उसमें हम मॉइस्चर को इंक्लूड नहीं करते। अगर हम ड्राई वेट ना कंसीडर करें तो बेटा हर जगह का मॉइस्चर कंटेंट तो अलग है। किसी पेड़ के आसपास बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, बारिश होगी मान लो, तो वहाँ पे तो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, तो क्या हमें एग्जैक्ट बायोमास का पता चलेगा, नहीं। इस वजह से हम बायोमास में ड्राई वेट ही प्रेफर करते हैं। क्लियर। 10% लो के बारे में बता रखा बेटा, अकॉर्डिंग टू 10% लो ओनली 10% ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, डू यू थिंक दैट देयर इज एनी सच लिमिटेशन इन द डेट्रिटस फूड चेन। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि डेट्रिटस फूड चेन जो है वो मेजर कंड्यूट है एनर्जी का, अभी बताया था मैंने, कंफ्यूज नहीं होना। टेरेस्ट्रियल में आपके पास डेट्रिटस फूड चेन मेजर कंड्यूट है, कि क्या उसकी कोई लिमिटेशन है, बिल्कुल है बेटा उसकी लिमिटेशन ये है, अवेलेबल सोलर एनर्जी ऑफन रिमेन अंडर यूटिलाइज। क्लियर। डिकम्पोजिशन बेटा एक एरोबिक प्रोसेस है, ऑक्सीजन इसको चाहिए होता है। एफिशिएंट एंड हैवीली डिपेंडेंट अपॉन द केमिकल कॉम्पोजिशन। देखो क्या दिक्कत है कि हमारे पास जो डेट्रिटस है ना, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन पीएच क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। क्लियर। और जो सोलर एनर्जी भी है वो भी पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो सकती, तो ये डेट्रिटस फूड चेन की लिमिटेशन, आप इसको पेन डाउन करोगे। पॉइंट नंबर 1, available solar energy is underutilized. Point number 2, it is a highly energy requiring, oxygen requiring, efficient process. And तीसरा, it is dependent upon the environmental condition and the pH condition etc. नेक्स्ट यहाँ पे बेटा एक फ्लो चार्ट मैंने एनसीईआरटी में से लिया है, आपको यहाँ पे 10% लो भी बता रखा है, फूड चेन भी, अगर फूड चेन भी आती है 10% लो आता है तो आपको ऐसे ही बनाना है। देखो हॉरिजॉन्टल 10% लो के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर में गई, और जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई तो नीचे चलेगी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। नीचे क्या प्रेजेंट है बेटा, नीचे डिकम्पोजर्स प्रेजेंट है।
डिकम्पोजर्स मतलब सेप्रोट्रोफ, देखो नीचे छोटे छोटे इंसेक्ट बने हुए हैं, डिकम्पोजर्स अर्थवर्म बने हुए हैं। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो हॉरिजॉन्टल भी जा रही है और नीचे की तरफ भी ट्रांसफर हो रही है। क्लियर। अब बात करें अगर इकोलॉजिकल पिरामिड की, तो अगेन 3 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आएगा। इकोलॉजिकल पिरामिड बेटा एनसीईआरटी के अंदर सफिशिएंट नहीं दे रखे, इसके लिए आपको नोट्स रेफर करने पड़ेंगे, बट बेसिक मीनिंग हमें यहाँ से पता चलेगा। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? एक फूड चेन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड? इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फूड चेन। हम फूड चेन को अगर ट्रायंगुलर फॉर्म में लगा दें तो वो बन जाएगी इकोलॉजिकल पिरामिड। द रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी। 3 टाइप के बेटा पिरामिड आपके सिलेबस में है। पिरामिड के अंदर याद रखना, जैसे ही कोई चीज़ कम होगी तो पिरामिड नैरो होता जाएगा, जैसे ही कोई चीज़ बढ़ेगी तो पिरामिड ब्रॉड होता जाएगा। 2 टाइप के हमारे पास पिरामिड होते हैं, इन्वर्टेड और इरेक्ट। देखो 3 बड़ी कैटेगरी होगी, पिरामिड ऑफ बायोमास, एनर्जी एंड नंबर, फिर इन्वर्टेड और इरेक्ट। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा इरेक्ट रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल पे घटेगी 10% लो के अकॉर्डिंग, सो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कम होगा। यहाँ देखो नंबर ऑफ इंडिविजुअल, पिरामिड ऑफ नंबर बना रखा है। पिरामिड ऑफ नंबर ये कौन सा? इरेक्ट है। इरेक्ट क्यों है? सबसे ट्रॉपिक लेवल 1 पे नंबर ज़्यादा, फिर नंबर कम, फिर नंबर और कम, और लास्ट में नंबर टर्शरी कंज्यूमर बहुत कम। नीचे तो देखो लैक्स में नंबर है, ऊपर जाके 3 नंबर रह गया, तो ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक जंगल के अंदर ग्रासेस ज़्यादा होंगे, रैबिट्स कम होंगे, लोयन और कम होंगे। सो दिस इज पिरामिड ऑफ नंबर। फिर राइट हैंड साइड पे ड्राई वेट लिख रखा है, तो ये पिरामिड ऑफ बायोमास है, ये भी इरेक्ट है। कोई भी पिरामिड इरेक्ट कब होगा? जब उसका बेस ब्रॉड होगा और टिप जो है वो नैरो होगी। अब यहाँ बायोमास देखो, प्रोड्यूसर का बायोमास सबसे ज़्यादा, ऊपर जाते जाते बायोमास कम हो रहा है। इसमें भी आप फॉरेस्ट का एग्जाम्पल ले सकते हो कि ग्रासेस का जो बायोमास है सबसे ज़्यादा और लोयन का बायोमास सबसे कम। एक जंगल के अंदर ग्रासेस ज़्यादा है, लोयन कम है, तो बायोमास का ही एग्जाम्पल हो गया। फिर आपके पास बायोमास का बेटा एक इन्वर्टेड पिरामिड बना रखा है। अब ये है एक्वेटिक के केस में। अगर हम बात करें फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश, बिग फिश, तो फाइटोप्लैंक्टन बेचारे इतने छोटे हैं बेटा, उनका कंबाइंड बायोमास बड़ी मछलियों, बिग फिश के कंपैरिजन में कम ही होगा, तो इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा। लास्ट में बेटा पिरामिड ऑफ एनर्जी है, जो कि हमेशा इरेक्ट बनता है, जो मैं तुम्हें बता रहा था, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होगा कि ट्रॉपिक लेवल 4 पे एनर्जी ज़्यादा हो जाए ट्रॉपिक लेवल 1 से। ऑब्वियसली ट्रॉपिक लेवल 4 पे एनर्जी कम होगी अकॉर्डिंग टू 10% लो, दैट्स व्हाई द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इरेक्ट। ट्रॉपिक लेवल 1 की एनर्जी बेटा सारी मेंशन करके आओगे। पिरामिड ऑफ नंबर है, वहाँ पे नंबर मेंशन करके आओगे। पिरामिड ऑफ एनर्जी है, वहाँ पे एनर्जी मेंशन करके आओगे। और पिरामिड कंफर्म आपके पेपर में आ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट पिरामिड के बारे में बेटा कुछ लाइन लिख रखी है। क्या लाइन लिख रखी है? ऑल्सो गिवन ऑर्गेनिज्म में एक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल। मैंने अभी पहले भी बताया था, क्या कोई ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल एक्वायर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है बेटा। जो भी ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे स्पैरो का एग्जाम्पल दे रखा है कि स्पैरो सीड भी खा सकती है, फ्रूट भी खा सकती है, वर्म्स भी खा सकती है। अब वर्म्स खाएगी तो हाई ट्रॉपिक लेवल पे रहेगी, फ्रूट खाएगी तो T2 पे रहेगी। तो ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल एक्वायर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पैराग्राफ भी पोज करके आप नोट करेंगे। प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द हर्बीवोर्स एंड हर्बीवोर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द कार्निवोर। ऑल्सो एनर्जी एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन द हायर वन। लास्ट लाइन तो देखो तुम्हें पता है 10% लो लग रहा है, वो कह रहा है नंबर का भी फर्क है। हमेशा लोअर ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे, ग्रासेस ज़्यादा होंगी लोएन से, तो नंबर ज़्यादातर लोअर ट्रॉपिक लेवल पे ज़्यादा होते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद बेटा लिख रखा है, इफ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन द बिग ट्री, व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट। यहाँ पे बेटा अगर पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें, उन्होंने बना के नहीं दिखा रखा, यहाँ पे पिरामिड ऑफ नंबर भी इन्वर्टेड हो जाएगा। इन्वर्टेड क्यों? हायर ट्रॉपिक लेवल पे जाते जाते नंबर इंक्रीज होगा। जैसे मैंने तुम्हें करवा भी रखा बेटा, जैसे एक ट्री के ऊपर बर्ड्स हैं, बर्ड्स के ऊपर एक्टोपैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट के ऊपर और फंगस हैं, तो ट्री तो एक ही है बट ऊपर जाते जाते नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज। लास्ट पैराग्राफ भी आप पढ़ लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। हाउएवर देयर आर सर्टेन लिमिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इकोलॉजिकल पिरामिड की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्लियर। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल। वो कह रहा है अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल पे एग्जिस्ट करता है, उसको कहाँ रखेंगे? उसको पिरामिड में रख ही नहीं सकते। ये सिंपल फूड चेन के लिए बना हुआ है। क्लियर। और ये फूड वेब को भी एकोमोडेट नहीं करता, सेप्रोफाइट्स को भी कोई प्लेस नहीं मिली। तो ये 3-4 पॉइंट बेटा पेपर में पूछे जाते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड? सेप्रोफाइट को ये नहीं रख पा रहा, फूड वेब को ये एकोमोडेट नहीं कर रहा, एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल एक्वायर कर रहा है तो ये भी उसको एकोमोडेट
कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। क्लियर बेटा, ये चैप्टर है छोटा सा बट एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को चाहे 2 बार देखो या इसको पेन डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक एक लाइन में से क्वेश्चन बन सकते हैं। जहां पे आपको कोई डाउट हो बेटा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर बायोलॉजी एग्जाम। गुड लक।